नमस्कार दोस्तों, मदारी राजा के एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा खुला खत उन सब शेर शेरनियों के नाम है जो खुलकर दिलेरी से, हिम्मत से एक मदारी राजा के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे शेर शेरनी भाषा सिंह, अरफा खानम, सुप्रिया, साक्षी जोशी, रवीश कुमार, आनंद वर्धन, प्रसून वाजपेयी, अशोक वानखेड़े, दीपक शर्मा, दिनेश वोरा, मनोज झा, नवीन कुमार, अभिसार शर्मा और उर्मिलेश और कई ऐसे नाम जो मेरे से छूट गए हों, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। इन सब से मेरा आग्रह है कि पहले सच को जानें। जब तक हमें बीमारी का पता ना हो, बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। आप राहुल गांधी, इंडिया अलायंस के सभी महत्वपूर्ण नेता, नीतीश, शरद पवार, ममता बनर्जी और जो भी देश के बारे में सोचते हैं उनको भी सुझाव दें। निदा फाजली लिखते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो और ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। सिर्फ आँखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी रोशनी बना के देखो। तो सच क्या है? ये सभी कहते हैं कि मीडिया और ईडी हमारे हाथ में दे दें तो हम ठीक कर देंगे। ईडी मीडिया की क्या औकात है? सारा कसूर न्यायपालिका, जुडिशरी, चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ का है। मैं जब से हमारे दो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नारीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा जो मेरे बैचमेट थे, जब से वो रिटायर हुए हैं, तो मैं इनको बताता हूँ कि मैं आप सबसे सीनियर हो गया हूँ। ये मेरे छोटे भाई बहन हैं। तो छोटे भाई बहन को आप, छोटा भाई जो होता है बेटे बराबर होता है। तो एक बाप नसीहत दे सकता है, कम से कम सलाह तो दे सकता है, आइडिया तो दे ही सकता है। न्यायपालिका में वकील भी आते हैं। मैं पहले वकीलों को शामिल करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के नेता सरकार के तलवे चाटने में लगे हैं। जो सारा खेल हुआ वो जुडिशरी से हुआ है, ये समझना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर, he was one of the most graceful चीफ जस्टिस। इनके बाद जितने भी चीफ जस्टिस आए, खेर, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, यू.आर. ललित, रमना और जो महाराज अब बैठे हैं चंद्रचूड़, इन सब ने पाप किया है। आज देश की हालत है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कसूर इनका है। मैं बिल्कुल बेधड़क निडर होकर ये कह रहा हूँ कि देश के जो हालात हैं आप सबको पता है। गरीबी में हम सबसे नीचे हैं। मीडिया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, विमेन सेफ्टी, ह्यूमन राइट इंडेक्स, सब में नीचे हैं। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। बैकग्राउंड वहाँ से शुरू करते हैं। जब ठाकुर साहब के बाद खेर चीफ जस्टिस थे, वन ऑफ द वर्स्ट एवर मैं उनको कहता हूँ, उसने जुडिशरी की गर्दन पकड़ा दी सरकार के हाथ में। क्या किया? जो MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इतनी देर से पेंडिंग पड़ा था, उसमें क्लॉज ऐड कर दिया कि जो भी नाम जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजे उन्हें सरकार वापस कर सकती है अगर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। तो बहुत आसान है, सरकार को जो नाम पसंद ना आए, रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी लिख दें, तो कोई अच्छा आदमी जाएगा भी क्यों? अगर सरकार उसको पसंद नहीं करती तो लिख देगी कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, तो उसका क्या होगा? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जुडिशरी को क्या कहते हैं, जैसे बेच दिया है, और वह सिलसिला आज तक चल रहा है। जस्टिस खेर की मजबूरी ये थी कि आपको पता है, कलीखू पुल के सुसाइड नोट में खेर के बेटे वीरेंद्र खेर का नाम था। दीपक मिश्रा के भाई आदित्य मिश्रा का नाम था कि उन्होंने 86 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। तो सरकार ने इनको ब्लैकमेल किया और दोनों खुशी खुशी ब्लैकमेल हो गए। दीपक मिश्रा ने क्या करतूत की? लोया केस के लिए बेंच फिक्सिंग की। बॉम्बे बार एसोसिएशन ये कह रही थी कि जिस आदमी के पास अमित शाह का शराबुद्दीन एनकाउंटर वाला केस चल रहा था, जज लोया का सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, संदिग्ध हालात में डेथ हुई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। वह ये नहीं कह रहे थे कि किसी को सजा दो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने 19/4/2018 को जो 80 पेज की जजमेंट लिखी, क्रिस्टोफ जेफरलो जो कि फ्रांस के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं,
उन्होंने अपनी किताब मोदीज़ इंडिया में एक्सपोज किया है कि विदाउट ट्रायल जजमेंट लिख दी, जैसे ट्रायल कर दिया है, बिना एविडेंस, बिना गवाह। मैं सब स्टूडेंट्स को, खासकर पॉलिटिकल एनालिस्ट, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो किताब पढ़ें, कि देखें उन्होंने क्या लिखा है। चंद्रचूड़ ने एक सबसे बड़ा पाप ये भी किया कि पूरी ट्रायल जुडिशरी को डिस्करेज कर दिया, डीमोटिवेट कर दिया। अब नया बच्चा जो जज बनता है सोचता है कि अगर चीफ जस्टिस नहीं करना है तो मैं ही पैसे लेके क्यों ना कर दूं, मैं क्यों बुरा भी बनूं, रिस्क भी लूं, बदनामी भी लूं कि मेरा जजमेंट रद्द हो जाए। आप तो पूरी जुडिशरी को मैसेज दे रहे हैं। जस्टिस कुरैशी जिसने अमित शाह को जेल भेजा था, या जस्टिस मुरलीधर जिसने दिल्ली के दंगों में पुलिस से जवाब मांगा था, उनको आपने सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं दिया। और आपके दोस्त जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जमशेद पार्डीवाला, कितने ही ऑनेस्ट जजेस को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट आ गए। सरकार ने जुडिशरी पर पूरा काबू किया है, तो ईडी और मीडिया कुछ भी कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने एक दिन ईडी को बोला कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 मिनट में केस उड़ जाएगा, और फिर उसकी बेल डिसमिस कर दी। तो जनता को डरा रखा है। न्यायपालिका ने एक बहुत बड़ा पाप और किया, जो राम मंदिर का फैसला किया। आप देखिए वह जजमेंट किसने लिखी है, ये बताते ही नहीं कि 5 में से किसने लिखी है। और रंजन गोगोई ने बड़ी चालाकी की सॉरी, ये भी चालाकी ये करते हैं कि किसी भी महत्वपूर्ण मामले में जिसमें सरकार के लिए फैसला चाहिए, उसमें ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस जिसको बनना है उसको शामिल कर लेते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उल्टा किया तो तू चीफ नहीं बनेगा। तो जस्टिस रंजन गोगोई ने जस्टिस बोबड़े और चंद्रचूड़ को ले लिया, क्योंकि दोनों को चीफ बनना था, और जजमेंट सुना है चंद्रचूड़ ने लिखी है। इस जिसके मैंने 800 पेज पढ़े हैं, वह जो इतना बड़ा पाप 800 पेज का मैंने पढ़ा है, ये बिल्कुल मानते हैं कि 1528 में मस्जिद बनी, ये मानते हैं कि मंदिर वालों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था जो बताए कि ब्रिटिश सरकार ने उनको कभी ये ज़मीन दी थी। ये मानते हैं कि मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस के ऑर्डर के बावजूद तोड़ा गया। ये 5 जज मिलकर मंदिर के लिए ऑर्डर कर देते हैं। मंदिर बनाना क्या जजों का काम है? एक लैंड डिस्प्यूट है, उसके लिए 5 जज क्यों चाहिए थे? 5 जज इसलिए चाहिए थे दोस्तों, क्योंकि 2 जज कोई भी पाप करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हमारे साथ 2-3 को और शामिल कर लो, 5 जज मिलकर करते हैं। कोई भयंकर अपराध अकेले में नहीं होता, वह ज़्यादा ग्रुप में होता है। तो 1 आदमी 2 आदमी क्राइम करने से डरते हैं, इसलिए 5 जजों की बेंच बना दी। यह सबसे बड़ा पाप मैं हुआ समझता हूँ, जिसने खाली इंसानियत के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान की जुडिशरी की इमेज के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलर करेक्टर के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, अपनी जो शपथ ली थी उसके खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा पाप किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक और पाप इन्होंने किया 370 के फैसले में। 370 में जो लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि जब जनमत होगा तब फाइनल फैसला होगा। तो जो जनमत के फैसले से होना था, अगर वह फैसला भी ये 5 जज कर दें तो कितना बड़ा पाप है। जो काम जस्टिस गोगोई ने किया वही चंद्रचूड़ ने किया। जो 3 नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने थे उनको शामिल कर लिया, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत, ताकि वे सब काबू में रहें। मंदिर की जजमेंट में उन्होंने सबसे बड़ा खेल किया, 370 में किया। महाराष्ट्र असेंबली में तो ये मानते हैं कि गड़बड़ हुई, सब गलत था, पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री रिजाइन कर चुका था तो उसको हम बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? ये क्लियर केस है। मैं समझता हूँ दिस इज वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल वेयर वी कैन से ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। फिर आप ये देखो मणिपुर में क्या किया इन्होंने। मणिपुर जल रहा है, एक दिन शोर मचा दिया, फिर कमेटी बना दी और छोड़ दिया। इतना बड़ा पाप हो रहा है, आप कोई निर्णय ही नहीं लेते। किसानों के केस में, विमेन रेसलर पे क्या किया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो करोड़ों रुपए की चेक से रिश्वत दी जा रही है, आप उसका फैसला ही नहीं करते। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर फिर से आ गया है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, सभी बड़े बड़े देशों में। आपको क्या दिक्कत है बैलेट पेपर लाने? एक के बाद एक पाप करते जा रहे हैं। तकरीबन पूरी जुडिशरी, न्यायपालिका डरी हुई है। ये खेल है, तो मेरा सोचना है कि जब तक आप इनको एक्सपोज नहीं करेंगे, आप मत बोलिए। मैं तो डरता नहीं हूँ सच बोलने से। वैसे भी कानून बिल्कुल साफ है, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता अगर आप सच बोल रहे हैं और देश के हित में बोल रहे हैं। मुझे पता है मैं सच बोल रहा हूँ और देश के हित में बोल रहा हूँ। 140 करोड़ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो दुखी हैं।
खाली 80 करोड़ दुखी नहीं है, 80 करोड़ को तो सरकार खाना देती है, 50 करोड़ अपनी रोटी रोजी में व्यस्त हैं, 10 करोड़ जो अच्छे से कमाते हैं उनको बोलना मना है, वो सांस नहीं ले सकते, तो पूरे 140 करोड़ दुखी हैं। देश फिर से गुलाम हो गया है। उसके लिए बार बार मैं कहता हूँ, चीफ जस्टिस इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, इन्होंने सबसे ज़्यादा पाप किए हैं। इन्होंने अपनी ओथ शपथ की वायलेशन अवहेलना की है, इनको एक्सपोज करना चाहिए। मैं नेताओं को कहता हूँ कि आप मत करिए, लेकिन और लोग जो देश में हैं उनको मोटिवेट करिए, उनको सच बताइए। तो स्ट्रैटेजी रणनीति ये होनी चाहिए कि क्रिएट अवेयरनेस, जनता को जागरूक करें कि मदारी राजा कैसे बैंकों के माध्यम से रिश्वत ले रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड और क्या है, रिश्वत है। 13 लाख करोड़ सरकार माफ़ करती है अमीर लोगों का, और 1 लाख करोड़ वो खर्च कर देते हैं इलेक्शन में। तो ये झोले वाला बाबा कहता है मैं तो झोला लेकर चला जाऊंगा। 1 लाख करोड़ इलेक्शन में खर्च करता है, 10-10 लाख का सूट पहनता है, करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है, करोड़ों के जहाज़ों में घूमता है, करोड़ों सिक्योरिटी पे खर्च होता है। तो ऐसा कौन सा झोले वाला होगा? आप तो लूट रहे हैं देश को, देश का माल खा रहे हैं। तो देश को सच बताना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि देश का सच क्या है, देश की हालत ये है, हालत की वजह ये है, दोनों चीज़ बताना। और भविष्य क्या है, दोस्तों को, खासकर युवा को बताना, आपका भविष्य क्या है। अगर 30 करोड़ बेरोजगार है, आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? वह 15 लाख का वादा जुमला नहीं था, वह एक चीटिंग थी देश के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान, कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यह भी चीटिंग थी, पर कोई एक्शन नहीं। 450 का गैस सिलेंडर देंगे, अगले दिन संसद में कह दिया कोई प्रस्ताव नहीं, कोई एक्शन नहीं। तो ये जो जुडिशरी डर गई है, और जो चंद्रचूड़ जोश जैसे लोग टोटल सरेंडर, आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उनसे पता करिए क्यों सरेंडर किया है। आपका ये संदेश दे कि हम सब इनका इम्पीचमेंट, इनको हटाने का अभियोग चलाएंगे। शेम द नेम करिए, जो सबसे ज़रूरी है। पूरी दुनिया में चलन है, हमारे शास्त्रों में आता है कि वह माथे पे कुत्ते का पंजा बना देते थे। शास्त्रों में लिखा है अगर वो चोरी करता था। महुआ के साथ क्या किया? दानिश अली को पार्लियामेंट में गालियां दी। जुडिशरी चुप है, बिल्कुल खामोश है। जिन्होंने शपथ ली थी संविधान की रक्षा की, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं कर रहे हैं, एकदम आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये आत्मसमर्पण और कुछ नहीं, करप्शन है। करप्शन खाली पैसा लेना नहीं होती। जिस चीज़ की आपने शपथ ली, अगर वह काम आप नहीं करते तो यह भी करप्शन है। ये जुल्म है इंसानियत के खिलाफ। टोटल मॉरल फाइबर देश का बर्बाद कर दिया है, स्पॉइल कर दिया, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को जला दिया है। मैं तो ये कहूँगा, शेम द नेम, इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह इनके जहाँ बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, माता पिता हैं, लोग उनसे पूछें कि तुम्हारे पिताजी ने क्या किया, तुम्हारे बेटे ने क्या किया। ये पूरे जोश से होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना, अवेयरनेस क्रिएट करना। कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा, कितने लोगों को जेल में कर देंगे। मैं ये भी कहता हूँ कि कुछ लोग जो इंडिया गठबंधन में भी विपक्ष की यूनिटी में अड़चन डालते हैं, उनको भी आप पहले ऑफर करिए। जैसे मैंने कहा, मायावती को कहिए कि आप आइए, प्राइम मिनिस्टर बनिए। कोई भी बन सकता है, नीतीश, खरगे, शरद पवार, ममता, बारी बारी से बन सकते हैं। मदारी राजा के हारने से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद भी खाली होंगे, क्योंकि वो दोनों इस्तीफा देंगे। सब कुछ ना कुछ बन सकते हैं। जो अड़चने डालते हैं तो उनको भी एक्सपोज करिए कि ये लोग बीजेपी की दूसरी टीम है, बीजेपी को जिताने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा तो ये सुझाव है, क्रिएट अवेयरनेस, लोगों को बताना कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, जागरूक करना, क्या हालत है देश के, किसने किया, शेम द नेम करना, बलिदान देना, इसके बिना नहीं होगा। ये भी हो सकता है अगर पूरा माहौल मदारी राजा के खिलाफ हुआ तो चुनाव होगा ही नहीं, और अगर ये हो गया तो वह दोबारा सोचिए आए तो क्या होगा। थोड़ी सी जो कसर बची है, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है। कहते हैं राख के ढेर में शोला है न चिंगारी। मैं अपनी जान पर रिस्क लेकर कुछ बोल रहा हूँ। अगर मैं देश में नहीं हूँ तो इस वजह से नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं किसी सरकारी गुलाम के हाथों अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहता। मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जान का रिस्क मुझे ज़्यादा है, यह भी मुझे पता है। पर मेरी माँ ने सिखाया था कि बेटा, घुटनों पर जीने की बजाय पैरों पर मरना अच्छा है। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकता, मैं खुलकर जीना चाहता हूँ। ऐसे कुछ और दोस्तों को आप मोटिवेट करें। आपको पता है कि जैसे कनाडा में निज्जर की हत्या कराई, अमेरिका में जो हुआ पन्नू का, उसमें साफ आया कि खाली पन्नू नहीं,
जो भी लोग देश में, किसी भी देश में सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनकी हत्या का षड्यंत्र करा सकते हैं। तो रिस्क, खतरे तो मुझ पर बढ़ गए। मेरा आपको कोई भी आखिरी सलाम हो सकता है, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है। अपना तो मिशन यही है कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज़ भी हो। रहेगी कब तक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। ना करते शोर शराबा तो और क्या करते, हमारे शहर में कोई और काम काज भी हो, ये 30 करोड़ों को भी कराओ। तो दोस्तों, खासकर मेरे शेर शेरनी जिनके मैंने नाम लिया, ये फ़र्ज़ बनता है कि देश को सच बताएं, और आप भी बताइए। मेरे को जब भी कहें मैं हाज़िर हो जाऊंगा, कहते हैं कच्चे धागे से खींचा चला आऊँगा। आजकल तो वेबिनार पर कुछ भी बात हो सकती है। दुनिया मुट्ठी में, इससे मेरे को याद आया, दुनिया मुट्ठी में मदारी राजा ने BSNL को बंद कर दिया और जियो की कंपनी करोड़ों रुपए कमा रही है। तो सारा देश बेच रहे हैं। अडानी को कितने लाख करोड़ का कर्ज दिया, कितने केस उस पर बनते हैं, कोई 13,000 करोड़, कोई 3900 करोड़। चंद्राचूड क्यों नहीं पूछते कि गरीब को गिरफ्तार कर लाए? पहले ये बताओ कि जिसमें ज़्यादा सीरियस ऑफेंस था, गंभीर मामले थे, उन पे क्या किया है? आपको पता है कि इनके पिताजी ने भी सरेंडर किया था इमरजेंसी में। तो बेचारे बच्चे, आप ये देखिए साइकोलॉजी। 18 साल के बच्चे ने देखा कि मेरे पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज होकर प्रेशर में आ गए, पूरी इंसानियत बेच दी, ह्यूमन राइट को क्रश कर दिया, मर्डर कर दिया। तो उसकी साइकी में आ गया। उसकी तो परवरिश ही ऐसी हुई, डर के। अगले बच्चे भी ऐसे करेंगे श्योरली। अकॉर्डिंग टू मी, जस्टिस चंद्राचूड इज़ वन ऑफ द वर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतने पाप इन्होंने किए हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कि इनका घड़ा कब भरेगा। पाप का घड़ा भरने कोई नहीं आ रहा। तो बताइए देश को, उनके खिलाफ अभियान चलाइए। पॉलिटिकल पार्टीज़ बोलें कि हम इनको हटाएंगे, सारे भ्रष्ट जज रिज़ाइन करेंगे, और नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ हटाने का जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो शुरू करेंगे। ये सब भाग जाएंगे। कमज़ोर लोग हैं। जब तक आप बीमारी को ठीक से नहीं पकड़ेंगे, जब तक ठीक इलाज नहीं करेंगे, दोस्तों कुछ नहीं होगा। जैसा भी चल रहा था, आप देखिए, प्रोग्रेस कम थी, ज़्यादा थी, नफ़रत नहीं थी। आज कितनी नफ़रत है देश में। स्कूल टीचर बच्चे को पिटवाती है क्योंकि माइनॉरिटी से। पार्लियामेंट में MP गाली देते हैं। 12 साल की लड़की गोली मारो सालों को जैसी कविता पढ़ रही है। तो देश को कहाँ से कहाँ ले आया ये मदारी राजा। जिस जवान को आपने बंदूक दी थी कि वह रक्षा करेगा, वह ट्रेन में 3 आदमी को मार देता है और इनके नाम लेता है, योगी, मोदी। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा चंद्राचूड ने कि इन्वेस्टिगेशन करो, इनको भी गिरफ्तार करो? दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसलिए चीफ जस्टिस को सबसे ज़्यादा एक्सपोज करना चाहिए कि एक व्यक्ति की वजह से 140 करोड़ गुलामी के शिकार हो गए हैं। इंसानियत ख़त्म हो रही है। मुसलमान के ख़िलाफ़ ये नफ़रत फैलाते हैं। मेरा सलाम है इन मुसलमान दोस्तों को कि जैसे उन्होंने मंदिर की जजमेंट पर उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे किया, उन्होंने देश को बचा रखा है। आपने नहीं, आप तो नफ़रत के सौदागर हैं। कश्मीर में देख लिया, कश्मीर के बच्चे, मैं कितने सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, इतने मोहब्बती हैं, इतने काबिल लोग हैं, लेकिन आपने उनको धोखा दिया, सफोकेट कर रखा है, बिल्कुल दम घोट कर रखा है, और उनके साथ धोखा किया। आप विश्व गुरु से विश्व ठग बन गए हैं। मंदिर मस्जिद की बात मत करो, घर से मंदिर है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, कोई रोता हुआ बच्चा हंसाया जाए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम ने राज त्याग दिया था पिताजी के कहने पर, माता जी के कहने पर। इन्होंने पिताजी को मार्गदर्शक बना के घर पे बिठा दिया है, रोज उनको शर्मिंदा करते हैं। मदारी राजा के पीछे घूम रहे इनके बंदरों को भोली भाली जनता को बताना होगा ताकि लोग जागरूक हों, लोगों में हिम्मत आए, खासकर युवा में अपने भविष्य के बारे में सोचें। बैलेट पेपर के लिए सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, हमें हिम्मत से संघर्ष करना होगा। पक्का है कि हम सब मिलकर करेंगे तो अच्छा ही होगा। सॉरी, एक शेर से ख़त्म करता हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। तो आइए सब मिलकर इन किराएदारों को हटाएं ताकि देश में खुशहाली हो, गंगा जमुना की रिवायत फिर से बहाल हो। नमस्कार दोस्तों,
आदाब, सत श्री अकाल, गुड नाइट. My email is ashokarora2310@gmail.com. Thank you.